बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर वफियत होंगे। अच्छा, ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा मतलब डिफरेंट टॉपिक का क्वेश्चन है। अभी टॉपिक आपने पढ़ा नहीं है लेकिन उसकी बेसिक डिस्कशन हमने की हुई है, तो कोशिश करते हैं इसको अटेम्प्ट करने की। मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि आप लोग रट्टा लगाते हैं या चीज़ों को समझ के पढ़ते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कमेंट ऑन द सैम्पलिंग अप्रोच अडॉप्टेड बाय द ऑडिट टीम। ऑडिट टीम ने कोई सैम्पलिंग की है तो उसके अप्रोच पे आपने कमेंट्स करने हैं। सजेस्ट अल्टरनेटिव मींस ऑफ सिलेक्टिंग द सैंपल इन विच मटेरियल बैलेंसेस हैव अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ सिलेक्शन। दो आपने एस्पेक्ट्स को देखकर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। पहला यह कि सैम्पलिंग अप्रोच जो ने अटेम्प्ट की है वो ठीक है या नहीं है, और उसको किस तरीके से आप सैम्पलिंग कर सकते हैं। यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑन एप्पल डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ADL. While reviewing the audit planning documentation, you found that audit team has selected 100 out of 2550 debtor for balance confirmation. 2550 कस्टमर में से हमने कितने सेलेक्ट किए हैं? 100. The detail are as follows. और 100 की डिटेल क्या है वो उसने बता दी है। 50 largest debtors constitute approximately 40% of total debtors. Out of these 10 have been selected. 50 डेटर्स हैं जो 40% ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें से हमने कितने सेलेक्ट कर लिए हैं? 10 सेलेक्ट कर लिए हैं। जी बताएं, ठीक किया नहीं किया? ठीक, क्या करना चाहिए? जो 50 क्यों 2550 की आपकी पॉपुलेशन है, उस 2550 में 50 ऐसे कस्टमर जो 40% को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वाई नॉट टू टेस्ट ऑल द 40%? तो ये स्ट्रैटिफिकेशन ऑलरेडी हुई है, तो इन 50 को आप सारों में सेलेक्ट करें। 10 की सिलेक्शन यहां पे समझ नहीं आती। अब यहां पे जब आपने आंसर लिखना है तो उसके लिए क्या लिखना आपने? जहां पे वो सिलेक्टिंग 100% आइटम्स है ना, यानी कि जब आप कब कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आप 100% आइटम्स को सिलेक्ट करते हैं, तो पहले उसका क्राइटेरिया लिखें कि ये क्राइटेरिया होता है जब 100% आइटम को सिलेक्ट कर लिया जाता है, उसके साथ उसको फिलिंग कर दें। आप कहेंगे क्योंकि यहां पे आपके थोड़े नंबर के अंदर बड़ी पॉपुलेशन जो है वो आपकी टेस्ट हो जाती है, उसके ऊपर आपकी ज़्यादा ऑडिट एफर्ट्स नहीं लगती, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो इसलिए इस तरह की सिचुएशन के अंदर आप अपने सारी की सारी पॉपुलेशन को क्या कर लें? टेस्ट कर लें। 90 डेटर्स वर सिलेक्टेड थ्रू हैप्पीनेस सैंपलिंग। अच्छा, वैसे टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ, सैंपलिंग जो है ना वो हमने पढ़ा नहीं है, ऑडिट में भी नहीं पढ़ा हुआ। क्वेश्चन पढ़ लें, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, दोबारा अटेम्प्ट कर लेंगे जब हम उसको सैम्पलिंग वाला एरिया पढ़ लेंगे। 90 डेटर्स वर सिलेक्टेड थ्रू हैप्पीनेस सैंपलिंग। हैप्पीनेस सैंपलिंग होती है जिसका मतलब क्लास में बच्चे बैठे हैं, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तो आप भी आ जाए, आप भी आ जाए, आप भी आ जाओ, तो ये क्या है? हैप्पीनेस। इसमें कोई सिलेक्शन की कोई मींस यूज नहीं होती, कोई बेस यूज नहीं होती। ये क्या होती है? बाइस्ड आपकी होती है। फॉर एग्जाम्पल फहद मुस्तफा को देखें, जीतो पाकिस्तान के अंदर किसको किसको बुलाता है आपको पता है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल के जो ज्यादा ऑकवर्ड एरिया से आए होंगे लोग, जानबूझ के उनको बुलाएगा, क्यों भाई? उनको बुला के तो उसकी जो प्रोग्राम है उसकी रेटिंग बढ़ जाएगी। लड़कियों को बुलाएगा क्योंकि उसके प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ जाएगी। सही बात है ना? देखें वो क्या कर रहा है, हैप्पीनेस कर रहा है। अगर वहीं पे एक सैम्पलिंग की टेक्निक लगाई जाए, सैम्पलिंग की टेक्निक क्या हो जी? रैंडम नंबर्स हर एक को एक पास मिलता है एंट्रेंस का, उसको वो रोल ओवर करते हैं, वहां से सिलेक्ट करें, जो बंदा आ जाए उसमें आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। उसमें फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, ये और ये इस तरह और इस तरह से। यही बात है कि जब हैप्पीनेस सैंपलिंग होती है तो वहां पे ये वाला जो एलिमेंट होता है बाइसनेस का, ये आ जाता है। ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर की कोशिश क्या होगी कि भाई वो काम करे जिसमें उसके लिए आसानी हो। मैं आइटम को सिलेक्ट कर लूं पहले और बाद में जाकर उसको चेक कर लूं कि जनाबे वाला ये वहां पे मौजूद है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मुझे करना क्या चाहिए? लिस्ट को पकड़ूं, उसके ऊपर सैंपलिंग अप्रोच लगाऊं, वहां से सिलेक्शन ऑफ ट्रांजेक्शंस करूं, फिर जाकर टेस्टिंग करूं। हैप्पीनेस में क्या हो सकता है? मैं पहले जाकर टेस्टिंग कर लूं जो ऑडिट एविडेंस आसानी से अवेलेबल है, उसके बाद उनको अपनी फाइल का पार्ट बना दूं कि मैंने ये आइटम टेस्ट कर लिए। तो हैप्पीनेस सैंपलिंग होती है, इतनी अच्छी सैंपलिंग नहीं होती, लेकिन नहीं, उसके बारे में हमने डिस्कशन करनी है। फिर कहते हैं ऑल डेटर्स बिलो ₹5000 वर इग्नोर्ड एज इमटेरियल। कहते हैं जितने 5000 से नीचे बैलेंसेस वाले डेटर थे उसको हमने इमटेरियल कंसीडर किया। ये तो आपने पढ़ा हुआ है जी। लार्ज नंबर हो के मटेरियल हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात क्या है? पहले आप यही लिखेंगे कि ये इंडिविजुअली तो 5000 शायद मटेरियल लग रहा है, लेकिन जब इसको एग्रीगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? मटेरियल हो जाएगा।
अब अगर मैं इसमें से कोई आइटम टेस्ट ही नहीं करता तो पॉपुलेशन क्या रह जाएगी? अनटेस्टेड रह जाएगी। जब पॉपुलेशन अनटेस्टेड रह जाएगी तो हमारे पास ऑडिट एविडेंस ही नहीं होगा। जब हमारे पास ऑडिट एविडेंस नहीं होगा तो वी कांट फॉर्म एनी फॉर्म ऑफ ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये समझ आ गई बात की? बैलेंस ड्यू फ्रॉम गवर्नमेंट and some of the related parties were ignored as previous year working paper showed that they never responded to the request for confirmation. देखें, दो बातें लिखी हैं। गवर्नमेंट के जो कस्टमर्स हैं उनको और रिलेटेड पार्टी को कंफर्मेशन नहीं भेजी, इसलिए नहीं भेजी कि पिछले सालों में वो इसका रिस्पॉन्स ही नहीं करते। क्या ये ठीक है जी? बात क्या है? यहां पे इशू क्या है? किस तरह से आप करेंगे एवेलुएट इसको? बात यह कि अगर पिछले सालों में रिस्पांस नहीं आया तो यहाँ पे हम नेगेटिव फॉर्म ऑफ कंफर्मेशन नहीं भेज सकते। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजनी पड़ेगी, फॉलोअप्स करने पड़ेंगे, क्लाइंट से डिस्कस करना पड़ेगा। और अगर हम इसके ऊपर प्रोसीजर नहीं लगाते तो ये पॉपुलेशन क्या रह जाएगी? अनटेस्टेड। दूसरी बात क्या है? रिलेटेड पार्टी के अंदर क्या होता है? रिस्क होता है। तो रिलेटेड पार्टी में जब रिस्क है तो एक हाई रिस्क एरिया को आपने क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो जब छोड़ दिया तो आपके पास ऑडिट एविडेंस नहीं आया। जब ऑडिट एविडेंस नहीं आया तो ओपिनियन अपनी फॉर्म नहीं कर सकते। जी यहां तक समझ आ गई जी आपको? इसमें सिर्फ इसके अलावा बाकी तीन आपने एरियाज पढ़े हुए। क्लियर होगी जी बात? जनरल नॉलेज के सवालात होते हैं, ऑडिट में कोई इस तरह से मुश्किल सवालात नहीं होते जी। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 88 है जी। डायरेक्ट कंफर्मेशन केस में तीन रिक्वायरमेंट है, ए, बी और सी। ए में है जी डिस्टिंग्विश बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर्म ऑफ कंफर्मेशन। ये तो आप लोगों को पता ही है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ब्रीफली डिस्क्राइब द रिस्क एसोसिएटेड विद ईच ऑफ द अबव टाइप ऑफ कंफर्मेशन एंड द स्टेप्स दैट एन ऑडिटर यूजुअली टेक्स टू अवॉइड सच रिस्क। अगर पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजते हैं तो फिर उसके रिस्क क्या हैं, अगर नेगेटिव कंफर्मेशन भेजते हैं तो उसके क्या रिस्क हैं। अब उसमें आप उनको उस रिस्क को किस तरह से मिटिगेट कर सकते हैं, ये आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा अटेम्प्ट करने में। एक्सप्लेन व्हाई एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस एन ऑडिटर may decide to use negative confirmation request. Also identify the circumstances where the auditor may use a combination of positive and negative confirmation. जी, चार कंडीशंस पूरी होने वाला सी पार्ट में चार कंडीशन की बात है। पहले पार्ट में आपने जो है वो डिफरेंशिएशन करनी है कि कंफर्मेशन भेजी जाए तो कंफर्मेशन का अगर रिस्पांस आए तो फिर किस तरह से डील करेंगे नेगेटिव कंफर्मेशन में, और पॉजिटिव कंफर्मेशन में आपको रिस्पांस ना आए तो फिर भी आप उसको फॉलोअप करते हैं, और फॉलोअप का रिस्पांस ना आए तो फिर क्या करते हैं? अल्टरनेटिव प्रोसीजर लगाते हैं। ठीक है जी। नेगेटिव कंफर्मेशन में अगर रिस्पांस नहीं आता तो इट्स मीन्स कि वो आपका एविडेंस ऑब्टेन हो चुका है। Briefly discuss the risk associated with each of the above type of confirmation. नेगेटिव कंफर्मेशन भेजने का रिस्क क्या है कि कस्टमर ने इग्नोर कर दिया होगा तो आपके पास एविडेंस नहीं होगा, फिर इसकी रिलायबिलिटी जो होती है वो कम होती है। ठीक है जी। और क्या हो सकता है जी? क्या चीज? वो अल्टीमेटली वो पहली बात में होगी ना कि जब आपने कंफर्मेशन भेजी तो उसका रिस्पॉन्स नहीं आया तो कस्टमर ने इग्नोर कर दिया। दूसरा जी है आपकी पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंफर्मेशन। ये टाइम कंज्यूमिंग होती है, कॉस्ट ज्यादा लग जाती है इसके ऊपर। जाहिर टाइम कंज्यूमिंग इसलिए है कि कंफर्मेशन नहीं आएगी तो फॉलोअप करने पड़ेंगे, एविडेंस आपको लेट मिलेगा। सम टाइम कस्टमर जानबूझ के कंफर्मेशन को रोक के बैठ जाते हैं कि हमारा कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना बने, इसलिए वहां पर रिस्पॉन्स के जो चांसेस कम होते हैं, एविडेंस आपको कम मिलते हैं। तो इस तरह की जनरल डिस्कशन है, इसका फिर भी आंसर एक दफा देख लेते हैं। पहले जी पॉजिटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आस्क द रिस्पोंडेंट टू रिप्लाई द ऑडिटर इन ऑल केसेस वेदर ही एग्री विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन कंफर्मेशन और नॉट। तो ये सिंपल वही बात है कि जब आपने रिस्पॉन्स करना ही करना है। रिक्वेस्ट आस्क नेगेटिव में क्या कहती है? रिक्वेस्ट आस्क द रिस्पोंडेंट टू रिप्लाई ओनली इन इवेंट ऑफ द डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट केस में जहां पर रिस्पॉन्स है उसको क्या कहा जाता है? नेगेटिव कंफर्मेशन कहा जाता है। एसोसिएटेड रिस्क क्या है आपकी पॉजिटिव कंफर्मेशन के साथ? द रिस्क एसोसिएटेड विद सच टाइप ऑफ कंफर्मेशन इज दैट द रिस्पोंडेंट में रिप्लाई टू द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट विदाउट वेरीफाइंग दैट द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। जारी बात है, कंफर्मेशन आई है, उसने कहा एक जनरल प्रोसीजर के तौर पे ये कंफर्मेशन आती है, साइन करो और भेज दो। द ऑडिटर इज नॉट ऑर्डिनरली एबल टू डिटेक्ट वेदर दिस हैज अकर्ड।
ये तो वैसे एक ऐसा रिस्क है जो बेसिकली सब में ही है। प्रॉब्लम दूसरा क्या है, यहाँ पे जो मेन रिस्क आता है वो क्या आता है कि जब आप किसी को कोई इंफॉर्मेशन लिख कर भेजते हैं कि आप इससे एग्री या डिसएग्री करते हैं, तो आप उसका रिस्पॉन्स करें। आप उसे रिस्पॉन्स करना ही करना है। प्रॉब्लम क्या आती है, रिस्पॉन्स रेट बहुत ज्यादा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि पार्टी ये समझती है कि शायद मैं कंफर्मेशन भेज दूंगा तो ये बात साबित हो जाएगी कि ये मैंने पैसे देने हैं। हो सकता है कि मैं इतने पैसे ना देने हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेरी कंफर्मेशन भेजी कि ₹1,00,000 आपने देना है, मैंने एक्चुअली शायद 80,000 रुपये देना हो या 1,20,000 देना हो, तो अब मैं उस 1,20,000 जब देना हो, लाख की कंफर्मेशन मैं फौरन रिस्पॉन्स कर दूंगा। लेकिन अगर लाख की कंफर्मेशन आई है और मैंने 80,000 देना है, तो फिर मैं कंफर्मेशन रिस्पॉन्स नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे में ये होगा कि अगर मैं यहाँ पे ₹1,00,000 लिख कर भेज दूंगा फिर भी प्रॉब्लम है, 80,000 लिख के भेजूंगा फिर भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हो सकता है कोई ट्रांजेक्शन अनरिकॉर्डेड हो जो बाद में आइडेंटिफाई हो जाए, तो लोग इसके ऊपर थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि जो कस्टमर होता है वो ये समझता है कि जो कंफर्मेशन का जवाब देना है ये शायद जाके मेरे इस रिस्पॉन्स को कोर्ट में कहीं प्रेजेंट कर देंगे। जब कोर्ट में प्रेजेंट कर देंगे तो मेरे पर लीगल प्रोसीडिंग्स आ जाएंगी। तो जो कस्टमर होता है वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिलक्टेंट होता है कंफर्मेशन भेजने में। तीसरी बात, क्योंकि इसमें उसने जवाब देने ही देना है, चाहे एग्री करता है या डिसएग्री करता है, तो उसके ऊपर उसकी कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही होती है। जाहिर बात, उसने कोरियर, उसका टाइम भी लग रहा होता है, कॉस्ट भी लग रही होती है। तो जो कस्टमर होते हैं वो नॉर्मली इतने पढ़े लिखे नहीं होते, वो फिर कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अब देखें इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कंफर्मेशन के ऊपर हमें प्रॉब्लम आ रही है टाइम और कॉस्ट की, तो उसके लिए हम क्या करें, एक ऑलरेडी एडवांस एनवेलप उसको दे दें जिसके ऊपर टिकट भी लगी हो, हमारा एड्रेस भी लिखा हो, उसने सिर्फ कंफर्मेशन को साइन स्टैम्प करके उसके अंदर पैक करना है। इससे क्या होगा कि उसको टाइम की सेविंग हो जाएगी, कॉस्ट की सेविंग हो जाएगी, तो क्या कर देगा, कंफर्मेशन का जवाब दे देगा। दूसरी बात से यहां पे क्या की थी, वेरिफिकेशन के बगैर वो कंफर्मेशन आपको भेज दे, तो आप उसके अंदर नॉर्मली जो इस तरह की जब वेरिफिकेशन के बगैर वाला रिस्क होता है, ये नॉर्मली रिस्क तो फिर आप तो मिटिगेट शायद इस तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन उसमें ये हो सकता है कि आप उसको इनवाइस वाइज ब्रेकअप भेज दें। तो हो सकता है उसके लिए क्या एडवांटेज हो कि भाई वाकई 4 इन्वेस्टिस मेरी पेंडिंग है, तो मैं 4 इन्वेस्टिस को ही कंफर्म करना है, मैंने 5 इन्वेस्टिस को या 3 इन्वेस्टिस को कंफर्म नहीं करना। उसके लिए फिर अगेन टाइम और कॉस्ट की सेविंग हो जाएगी और शायद कंफर्मेशन को फिर देकर जवाब दे देगा। या दूसरी बात क्या हो सकती है कि आप कस्टमर को फॉलो अप करें फोन के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, कि भाई बैलेंस को दोबारा चेक कर लीजिएगा, कोई मसला मसाइल है तो उसको आप ठीक कर लीजिएगा। The item may reduce this risk by using positive confirmation requests that do not state the amount। आप इस केस में खाली कंफर्मेशन भेज दें। वैसे मेरा ख्याल है खाली कंफर्मेशन भेजेंगे तो फिर तो जवाब बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि उसको टाइम एफर्ट ज्यादा लगेगी। लेकिन नहीं हो, मतलब आप भेज सकते हैं, दोनों रिस्क आप लिख लें। मैंने और रिस्क भी इसमें बातें की, उसमें सिर्फ एक रिस्क की बात की है, तो बाकी रिस्क आप अपने माइंड में रखें, उसके साथ उसको लिंक कर दें। नेगेटिव कंफर्मेशन में जी रिस्क एसोसिएटेड इज दैट व्हेन नो रिस्पांस इज रिसीव्ड देयर इज नो एक्सप्लिसिट ऑडिट एविडेंस दैट intended third party have received the confirmation request and verified the information contained there is correct। तो यानी कि no response mean audit evidence obtained, तो ये बड़ी एक illogical सी बात होती है, यही इसका रिस्क है। Accordingly, the use of negative confirmation request ordinarily provide less reliable audit evidence than the use of positive confirmation। The auditor consider performing other substantive procedure to supplement the use of negative confirmation। वो alternative procedure भेजिए, आप subsequent clearance को चेक कर लें, आप उनकी exposure analysis कर लें, और वो सारे काम जो है इसमें आ जाते हैं। फिर आगे ये नेगेटिव कंफर्मेशन की सिचुएशन में भेजी जा सकती है और कॉम्बिनेशन आप किस तरह से भेज सकते हैं, ये आप इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा। लेकिन ये एक अच्छा क्वेश्चन आया जी आपके लिए। रिक्वायरमेंट है जी, evaluate the decision regarding sending of the negative confirmation। नेगेटिव कंफर्मेशन भेजी है, आप उसके डिसीजन को evaluate करें। Determine the course of action the auditor should consider in case of balance agree। अगर बैलेंस एग्री करे फिर क्या करेंगे, बैलेंस नॉट एग्री, और अगर बैलेंस एग्री नहीं करता फिर क्या करेंगे, और अगर रिस्पॉन्स रिसीव ही नहीं होता फिर क्या करेंगे। ये तीनों बातें आपने बड़ी डिटेल में पढ़ी हुई हैं। The audit of Seath Pharmaceutical Limited (SPL) is in progress. Based on the previous experience with the client and the initial test of control, the auditor has assessed low risk of material misstatement in the area of data। उसने कहा जी रोमम क्या होगी, reduced है, low है। The data circulation summary depict the following information। डिस्ट्रीब्यूटर के नंबर ऑफ कितने कस्टमर्स हैं जी, 12। बैलेंस कितना है जी, 75,200 का। कंफर्मेशन भेजी कितनी है, 8। अमाउंट कवर्ड कितनी हुई है, 7,500। और नेचर ऑफ कंफर्मेशन है पॉजिटिव। कंफर्मेशन रिसीव कितनी हुई है, 7।
पहले तो ये इसके ऊपर कमेंट कर लें, डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर 12 कस्टमर हैं और एक मेजर बैलेंस को कवर करता है, तो यहां पे क्या करना चाहिए था, सबको कंफर्मेशन भेजनी चाहिए थी। पहला आप ये कमेंट करेंगे कि जहां पे 12 कस्टमर्स हैं और उसमें से 8 कंफर्मेशन भेजना, ये इलॉजिकल सी बात है, हमें यहां 12 के 12 कस्टमर्स को ही कंफर्मेशन भेजनी चाहिए। पॉजिटिव का बिल्कुल डिसीजन ठीक है, जाहिर बात है बैलेंस की नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कम है और अमाउंट ज्यादा है, तो इसलिए ये बैलेंस को पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजने वाला बिल्कुल ठीक है। जहां तक रही बात के कंफर्मेशन रिसीव हुई है 7, तो अब जो 7 रिसीव हुई है, एक कंफर्मेशन रिसीव नहीं हुई, पॉजिटिव कंफर्मेशन है जी, नहीं एक्सेप्शन नहीं, पॉजिटिव भेज दी ना, वो तो नेगेटिव उस पॉजिटिव के लिए ना, वो पॉजिटिव तो ऑलरेडी भेज दी हुई है। अब कंफर्मेशन का जवाब 7 का आया है, जिस एक का जवाब नहीं आया उसके ऊपर क्या करेंगे, फॉलो अप करेंगे। फॉलो अप अगर नहीं जवाब आता फिर क्या करेंगे, अल्टरनेटिव प्रोसीजर की तरफ जाएंगे। एंड व्हाट आर द अल्टरनेटिव प्रोसीजर, सब्सिक्वेंट क्लियरेंस को चेक करेंगे और नेट एक्सपोजर के ऊपर जो इनवाइसेस का ब्रेकअप है उसको जाकर चेक कर लेंगे, इनवाइस के जो डाटा है उसके बैकएंड की जो वर्किंग है उसको जाकर चेक कर लेंगे वाकई बैलेंस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब यहां पे बैलेंस एग्री, वैसे जनरल वो जो उसने पूछा बैलेंस एग्री बैलेंस डिस एग्री, वो आप जनरल लिख देंगे, जहां बैलेंस एग्री करे वहां पे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाने की जरूरत नहीं होती। जहां बैलेंस डिस एग्री करते हैं वहां पे क्या करते हैं, वहां पे रिकंसिलिएशन ऑब्टेन करते हैं और उस रिकंसिलिएशन के ऊपर फिर हम काम करते हैं। और अगर आपका कंफर्मेशन का रिस्पांस रिसीव ना हो तो फिर क्या करते हैं, फॉलो अप, और फॉलो अप का रिस्पांस रिसीव ना हो तो फिर क्या करते हैं, अल्टरनेटिव प्रोसीजर। जी 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 बात हुई, आप मेरा ख्याल है थोड़ा सा ना 1G के अंदर इस वक्त मौजूद है, हम क्लास में 5G या 4G के ऊपर हम परफॉर्म कर रहे हैं। ये बात स्टार्ट यहीं से हुई थी। देखें बैलेंस और सेंडिंग है, 12 कस्टमर के अगेंस्ट इतना बैलेंस है, 8 को जो कंफर्मेशन भेजी है उसके अगेंस्ट इतना बैलेंस है। ये बात समझ आइए, टोटल पॉपुलेशन 12 है, 12 का बैलेंस कितना है 75,000, उन 12 में से सिलेक्ट कितने हमने किए 8, इन 8 का बैलेंस कितना है 70,500। जी है। आगे होलसेलर्स, होलसेलर के अंदर 105 का नंबर है, 52,500 की इसकी बैलेंस और सेंडिंग है, कंफर्मेशन भेजी है 30 को, अमाउंट कवर्ड हुई है 12,500 की, और नेचर ऑफ कंफर्मेशन क्या पॉजिटिव, और कंफर्मेशन रिसीव जो है वही है 28। यहां पे जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि आपने तकरीबन अपनी जो पॉपुलेशन है वो कवर किया है तकरीबन 32%, और बैलेंस कवर कितना आपने किया है 12,500। अगर इसको फर्दर स्ट्रैटिफाई कर लिया जाता, स्ट्रैटिफिकेशन क्या होती है, इसके फर्दर ब्रेक डाउन कर लिया जाता, फॉर एग्जांपल के टॉप 10 कस्टमर्स, टॉप 20 कस्टमर्स, तो हम उसमें फर्दर अगर स्ट्रैटिफिकेशन कर लेते तो शायद ये हमारा जो नंबर था, ये नंबर ठीक है, नंबर के साथ जो पॉपुलेशन की अमाउंट है ये ज्यादा अच्छी कवर हो जाती है। लेकिन उसने हमसे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन के ऊपर क्वेश्चन नहीं किया, उसने कहा जी कि पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म ऑफ कंफर्मेशन पे कमेंट करें। इस केस में उसने पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजी है, ये ठीक है, गलत क्यों है, सही है ना, स्मॉल अमाउंट विद लार्ज नंबर्स। अब देखें यहां पॉजिटिव कंफर्मेशन तो बिल्कुल ठीक है, कमेंट किस पे करना है, इनके ऊपर। अब आया है कि 28 का रिस्पॉन्स आया, 30 में से 28 का रिस्पॉन्स आया, कंफर्मेशन पॉजिटिव है, तो क्या करना पड़ेगा, फॉलो अप। फॉलो अप को जवाब नहीं आएगा तो क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेटिव प्रोसीजर की तरफ जाना पड़ेगा। अब बार बार आपने नहीं लिखना अल्टरनेटिव प्रोसीजर, आप फॉर लिख देंगे इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड होलसेलर एज द कंफर्मेशन वाज पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंफर्मेशन एंड ओनली सम कस्टमर्स हैव confirmed their balances. So in the both circumstances we will send a follow-up confirmation, and if the follow-up confirmation is not received then we will perform the alternative procedure. फिर अल्टरनेटिव प्रोसीजर क्या होते हैं वो आप सारे लिख देंगे, उससे क्या होगा आपकी पूरी रिक्वायरमेंट कवर हो जाएगी, बार बार आपको दोबारा डुप्लीकेट नहीं करना पड़ेगा, बार बार एक चीज को 2 दफा नहीं लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात यहां तक, क्यों, थोड़े से कस्टमर हैं और नहीं 105 कस्टमर ज्यादा सुने। मैं एग्जांपल देता हूं, ज्यादा कस्टमर्स क्या होते हैं, बैंक का जो डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं बैंक्स के, वहां पे मिलियन ऑफ कस्टमर्स होते हैं। कितने होते हैं, मिलियन। अब क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, 60 बच्चे हैं, कितने बच्चों का बैंक अकाउंट ओपन हुआ हुआ है, अब इतने बच्चों का क्लास में बैंक अकाउंट ओपन हुआ हुआ है। अब फॉर एग्जांपल के यहां पे दोबारा आज खड़े, किसी से अकाउंट ओपन हुआ हुआ, तुम्हारा बैंक अकाउंट ओपन नहीं हुआ हुआ, फॉर एग्जांपल उस चौहारे का बैंक अकाउंट ओपन हुआ हुआ है। अब पोजीशन क्या है, अब हो सके इसकी बैंक अकाउंट में सिर्फ 10 रुपए हो,
वो भी नहीं हो, ठीक है। हो सकता है कि उन्होंने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे दी हो बेचारों ने। अब बात यह है कि जो बैंक का ऑडिटर है वो 10 रुपए की कंफर्मेशन बना के भेजे, पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंफर्मेशन, कि चौहारा जी आपने 10 रुपए देने हैं कंपनी को, बैंक को, तो आप जरा कंफर्मेशन भेजें। अगर आप कंफर्मेशन नहीं भेजेंगे तो प्रॉब्लम है, यहां पे प्रॉब्लम है, ठीक है जी। 105 के अगेंस्ट कितना बैलेंस है? तकरीबन आपका 50% बैलेंस कवर यहां पे होता है 105 कस्टमर में। तो यहां पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंफर्मेशन ठीक है, लेकिन आप अगेन अपने कमेंट्स कर सकते हैं कि, लेकिन उसने आपसे पूछा नेगेटिव कहां भेजी है, वो उसके ऊपर कमेंट करें, पॉजिटिव पे कमेंट नहीं किए उसने। दूसरी बात क्या है, पॉजिटिव जो होती है ये ज्यादा एविडेंस देती है, आपको रिलायबल एविडेंस देती है, तो ऑडिटर की जजमेंट है, ये यूज कर सकते हैं। नेगेटिव के ऊपर प्रॉब्लम है, नेगेटिव यूज करनी है तो उसके लिए क्राइटेरिया पूरा होना जरूरी है। पॉजिटिव कर सकते हैं, पॉजिटिव पे इशू नहीं है, पॉजिटिव कर सकते हैं, पॉजिटिव पे इशू नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम किस पे है? नेगेटिव पे, क्योंकि नेगेटिव लेस रिलायबल है। तो वहां पे जब लेस रिलायबल ऑडिट एविडेंस है तो वहां पे रिस्क भी क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। इसलिए यहां पे कहता है कि आपको सोचना चाहिए उसको काम को करने के लिए। आगे हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक है, 250 कस्टमर्स हैं, बैलेंस आउटस्टैंडिंग जो है इसका 31,200 का है, 75 कंफर्मेशन हमने यहाँ पे सिलेक्ट की है, 20,300 का बैलेंस कंफर्म हुआ है, और नेगेटिव सारी की सारी कौन सी है? नेचर ऑफ कंफर्मेशन नेगेटिव है। कंफर्मेशन रिसीव कितनी है? 4। आप देखें ये मसला है, ये मसला क्या है? एक्सेप्शन रेट 75 में से सिर्फ 4 का रिस्पॉन्स आया, एक्सेप्शन रेट इज हाई। Although large number with small amounts, risk of material misstatement is also low, but the issue is exception rate. In such case, exception rate is high. When the exception rate is high, we cannot use the negative form of confirmation. तो यहां पे जो डिसीजन किया है नेगेटिव फॉर्म ऑफ कंफर्मेशन का, वो गलत है, वो गलत है। अब आगे वैसे इसके नीचे और भी बातें हैं, तो हम उसको फर्दर जाकर पढ़ते हैं, तो वहां पे देखते हैं। आगे रिटेलर्स 130 कस्टमर्स हैं, 12,500 का बैलेंस है, 50 कंफर्मेशन भेजी हैं, जिनका 7,000 का बैलेंस है कवर्ड किया, नेगेटिव फॉर्म ऑफ कंफर्मेशन और 12 का रिस्पॉन्स है। यहां पे भी एक्सेप्शन रेट क्या है? हाई। जब एक्सेप्शन रेट आई है तो यहां पे भी आप नेगेटिव फॉर्म ऑफ कंफर्मेशन नहीं भेज सकते। देखें आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है, तो हम ये ज्यूम करेंगे कि अगर आज इस साल मुझे 4 कंफर्मेशन आई हैं या 12 कंफर्मेशन आई हैं, तो पिछले साल भी इसी तरह की आई होंगी। तो आप एक्सेप्शन रेट के ऊपर, अच्छा बिलफर्ज मैं पहला साल ही है, पहले साल में नेगेटिव कंफर्मेशन भेज दी है, अब मुझे पहले साल में उसके ऊपर जो है रिस्पांस ठीक नहीं आया, हालांकि मैनेजमेंट ने मुझे कहा था कि आप भेजे सारे कंफर्मेशन आपको रिस्पांस करेंगे। अच्छा वैसे इसमें एक और बात भी है, वो क्या है? वो ये है कि जो 12 जो डिसएग्री करते हैं लोग, उन्होंने कंफर्मेशन का जवाब देना है, जो डिसएग्री करते हैं उन्होंने जवाब देना है। तो अब यहां पे आप अज्यूम करेंगे कि अगर एक्सेप्शन रेट हाई है, अगर एक्सेप्शन रेट हाई है विच सीम्स हेयर, यानी जो लग रहा है कि शायद एक्सेप्शन रेट हाई है हमारा, नहीं नहीं, इसमें चार ने जवाब दिया, इसका मतलब क्या है? 4 लोग डिसएग्री करते हैं, 75 में से 4 डिसएग्री करते हैं, तो एक्सेप्शन रेट इज, इफ द एक्सेप्शन रेट इज लो तो फिर आप कंफर्मेशन भेज सकते हैं। अब यहां पे भी सेम यही लिखेंगे, इफ एक्सेप्शन रेट इज लो, फिर आप ये वाली नेगेटिव फॉर्म ऑफ कंफर्मेशन भेज सकते हैं। एंड अब नीचे एक दफा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन अभी नीचे पढ़ते हैं, तो दोबारा इसको दोबारा रिविजिट भी कर लेंगे। एनालिसिस ऑफ द कंफर्मेशन रिसीव्ड इज एज फॉलोज। जाहिर बात एनालिसिस के बगैर हम आगे नहीं चल सकते। 3 out of 7 confirmation received from distributor did not agree with the amount outstanding in the SPL ledger। तो जो ऊपर आपके जो ये थे ना, ये वाले डिस्ट्रीब्यूटर में 3 कस्टमर की कंफर्मेशन, ये 7 के अंदर जो 7 का रिस्पांस आपको रिसीव हुआ है, 7 में से जो 3 है वो डिसएग्री हैं। अब जहां पे डिसएग्री हो वहां पे क्या करते हैं? रिकंसिलिएशन ऑब्टेन करेंगे। उस रिकंसिलिएशन के ऊपर क्या करते हैं? टाइमिंग डिफरेंस है या मिसस्टेटमेंट है, और उसकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को टेस्ट करते हैं। बैलेंस एज पर जीएल को जीएल से चेक करते हैं, बैलेंस एज पर कंफर्मेशन को कंफर्मेशन से चेक करते हैं। दरमियान की जो मूवमेंट होती है उसके ऊपर आपने प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। तो ये सारे काम हम यहां पर लिख देंगे। तो इस केस में कोई इशू नहीं है। वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर की बात हो रही है। वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर सलीम डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड हैज गॉन इनटू वाइंडिंग अप। एक कस्टमर क्या हो गया? वाइंडिंग अप में चला गया। द बैलेंस रिसीवेबल फ्रॉम SDPL इज आउटस्टैंडिंग सिंस लास्ट 1 ईयर। और इसका बैलेंस की जो एजिंग है वो भी 1 साल से पुराना है। तो यहां पे क्या करेंगे? यहां पे आपका बैड डेट का रिस्क है। जब वाइंडिंग अप में चला गया है तो इसके ऊपर हमें क्या बुक करनी पड़ेगी? प्रोविजन बुक करनी पड़ेगी। यहां पे प्रोविजन बुक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
क्या करना पड़ेगा, लीगल एक्सपर्ट की ओपिनियन लेनी पड़ेगी, जो वाइंडिंग अप का जो लिक्विडेटर पॉइंट हुआ है उससे कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी और उससे पूछना पड़ेगा कि एक्सपेक्टेड अमाउंट क्या रिकवर हो सकती है। जितनी अमाउंट रिकवर हो सकती है उतनी अमाउंट हम अपने पास रिकॉर्ड करेंगे, बाकी को क्या कर देंगे, हम राइट ऑफ कर देंगे, प्रोविजन बुक कर देंगे। जितनी मिल जानी है, अगर मुझे पता है कि मुझे ये फॉर्म में 25% रिकवरी होनी है, दिस इज वर्चुअली सर्टेन 25% रिकवर हो जाएगा, तो फिर मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ उसको। बिल्कुल सही है। या फिर जब अकाउंटिंग में तो हम ऐसे करते हैं कि जब आ जाते हैं तब हम नहीं आज जब आ जाते हैं, देखें अगर आपने एक्सपेक्टेड था कि 20% आएंगे, एक्चुअल 10% आए हैं, वो आप उस केस की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आज मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन है कि 25% जरूर रिकवर हो जाएंगे, तो 25% हमारी बुक्स में आएगा, 75% क्या कर देंगे, प्रोविजन बुक कर देंगे। बिल फर्ज मुझे 40% की रिकवरी हो जाती है, तो बाकी मैं जो 15% का डिफरेंस होगा उसको क्या करूंगा, मैं इनकम बना लूंगा बाद में, क्योंकि मैंने पहले एक्सपेंस बनाया था, मैं उसको क्या बना लूंगा, इनकम बना लूंगा। आगे कहते हैं रिप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल्स डिड नॉट एग्री विद द बैलेंस आउटस्टैंडिंग इन एसपीएल रिकॉर्ड्स, हाउएवर द डिफरेंस वर रिकंसाइल्ड बाय द ऑर्डर्ड स्टाफ। Replies received from the hospital did not agree with the balance outstanding in SPL record, यानी कि जो कंफर्मेशन आई हैं उनका जवाब वो डिसएग्री की कंफर्मेशन है, तो वो उसको क्या कहता है, however the difference were reconciled by the ordered staff। ऑर्डर्ड स्टाफ की जिम्मेदारी नहीं होती, ये जिम्मेदारी किसकी होती है, मैनेजमेंट की होती है। ऑर्डर्ड स्टाफ उसको चेक करता है, यहां पे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रज्यूम हो रही है, तो ये वाला काम ऑर्डर्ड स्टाफ नहीं कर सकता। All the 12 confirmation received from the retailers showed disagreement with the records of SPL, however only 2 could be reconciled। जारी बात है, नेगेटिव के केस में तो जवाब ही उनका आता है जो डिसएग्री करते हैं, लेकिन 2 रिकंसाइल हो गए हैं, बाकी 10 अभी रिकंसाइल नहीं हुए। तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉब्लम हमें नजर आ रही है, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ और लोगों का भी प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पे नेगेटिव कंफर्मेशन हमें नहीं भेजनी चाहिए, हमें यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजनी चाहिए। एंड उसका सोल्यूशन देखते हैं, फिर उसमें जाकर देखते हैं क्या बातें हुई हैं। तो वो तो एरर की अकाउंटिंग करेंगे ना, एरर की करेक्शन होगी ना। मैंने भी बात की थी कि जब बैलेंस डिसएग्री होता है तो 2 बातें होती हैं, या टाइमिंग डिफरेंस होगा या एरर होगा। अगर एरर होगा तो मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कर लेंगे कि ठीक कर लें, अगर फ्रॉड फैक्टर होंगे तो फिर वो उसकी फर्दर नए रेपरकशंस ओपन हो जाती हैं। पहला जी, hospitals and clinic, the decision to send negative confirmation was appropriate as all the condition for the sending negative information, that is large number of small balances, low risk of material statement, low exception rate, as only 4 customers have disagreed with the balance due, and that has also reconciled, and there are no knowledge of the circumstances that would cause recipient to disregard the confirmation request। तो हॉस्पिटल और क्लिनिक के केस में तो नेगेटिव कंफर्मेशन भेजी है, ये बिल्कुल ठीक है जी। रिटेलर केस में क्या कहते हैं, रिजल्ट ऑफ कंफर्मेशन डिपिक्ट हाई रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एंड हाई एक्सेप्शन रेट। जाहिर बात है 12 में से 10 कस्टमर तो रिकंसाइल ही नहीं हुए, तो इसके अलावा भी कोई कस्टमर होंगे जिनको जो रिकंसाइल नहीं होंगे, तो ये तो एक्सेप्शन रेट आपका हाई भी चला जाएगा। However, since the decision to send negative confirmation was taken on the basis of the initial assessment, the decision under the circumstances seems correct। लेकिन आप इसके ऊपर फर्दर कमेंट कर सकते हैं कि अगर, क्योंकि यहाँ पे अगर एक्सेप्शन रेट हाई है तो हम इसको कंसीडर करेंगे ये डिसीजन आपका गलत है। चाहे इनिशियल असेसमेंट की बेस पे तो आप उसको रिवाइज तो कर सकते हैं, आप रीअसेसमेंट जब करते हैं तो दोबारा आपको पूरे प्रोसीजर को रिविजिट करना पड़ता है, तो आप इसको ओपन एंड करके दोनों तरीकों से इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। जहां बैलेंस एग्री करे वहां पे कोई ऑर्डर प्रोसीजर लगाने की जरूरत नहीं थी, हम भी यही कहते हैं जी। जब बैलेंस एग्री नहीं करता, इन दिस केस द क्लाइंट शुड आस्क टू रिव्यू द रिप्लाईज एंड रिकंसाइल द बैलेंस इन रिकॉर्ड विद द बैलेंस कंफर्म्ड बाय द कस्टमर। रिकंसिलिएशन करवाएं। The reconciliation prepared by the client should be checked. The reconciling item depicting error in the client accounting record should be investigated and corrected. The client should ask to resolve the difference in case of reconciling item depicting error on part of the customers. अगर response receive नहीं होता, in such case alternative procedure should be performed. Subsequent payment and checking invoices oblique dispatch note in order to obtain evidence from confirm the customer balance। ये हम कर लेंगे जी। आगे from the winding up event, it appeared that amount receivable from SDPL is irrecoverable. Therefore, debtor should need to ensure that the amount of recoverable receivable are written off or is duly provided for. The following substantive procedure should also be performed: review any correspondence of SPL with the liquidator oblique the management of SDPL, or review the calculation of the amount of provision oblique write off and basis thereof। तो हमने यहाँ पे लीगल एक्सपर्ट की बात भी की थी, लीगल एक्सपर्ट के ओपिनियन ले लेंगे, उससे हम पूछ लेंगे कि कितनी अमाउंट कवर होगी, तो वो भी आपका एक एडिशनल प्रोसीजर मौजूद है जी।
प्रॉब्लम यह है कि देखें एग्री, अब यहां रिटेलर केस में प्रॉब्लम क्या है, 12 कंफर्मेशन का जवाब आया है, यानी 12 डिसएग्री कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि जो डिसएग्री कर रहे हैं क्या उनका बैलेंस हमारे पास रिकंसाइल हो रहा है? इफ आंसर इज यस फिर तो ठीक है, लेकिन हमारे केस में आंसर नो है। 12 में से 10 का तो बैलेंस ही रिकंसाइल नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि यहां पे कोई ना कोई फिक्टिशियस बात जरूर है। देखिए मैंने आप लोगों को नेगेटिव कंफर्मेशन भेज दी, आपने मुझे कहा कि 10 लोगों ने कहा जी कि बैलेंस हमारा एग्री नहीं करता, मेरे पास कोई एविडेंस ही नहीं है यह साबित करने के लिए क्लाइंट ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है। तो इसका रिस्क क्या है कि बाकी जो कस्टमर्स होंगे जिन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया होगा उन्होंने इग्नोर किया होगा, और अगर वो रिस्पॉन्स कर देते तो फिर अगेन वहां पे भी एक डिफरेंस आ जाता, और अगर वहां पे कोई डिफरेंस आ जाता तो वो मेरे पास रिकंसाइल्ड ना होता, अगर रिकंसाइल्ड ना होता तो मेरे पास ऑडिट एविडेंस ही ना होता। इसलिए वहां पे नेगेटिव फॉर्म ऑफ कंफर्मेशन हमारी एप्रोप्रिएट नहीं होगी। ये बात समझ आ गई थी आप लोगों को? मुश्किल तो नहीं है ना सवाल? इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा बहुत ही है। क्या चीज? एक्सेप्शन रेट को किस तरह से लिखा है? मतलब देखें जो रिटेलर केस में एक्सेप्शन रेट लो नहीं है, हाई है। जो 4 कस्टमर का डिसएग्रीमेंट आया है तो 4/75 में से लोगों ने डिसएग्रीमेंट किया है। एक तो पहले ही कम लोगों ने डिसएग्रीमेंट किया है, सुन लेना, जो 75 में से 4 लोगों ने डिसएग्री किया था ना, उन 4 में से 4 का ही रिस्पॉन्स रिकंसाइल हो गया है। देखें पहले डिसएग्रीमेंट है, डिसएग्रीमेंट के बाद डिसएग्रीमेंट की रिकंसिलिएशन है, डिसएग्रीमेंट रेज हुआ और डिसएग्रीमेंट रिजॉल्व हो गया तो फिर एक्सेप्शन नहीं है। डिसएग्रीमेंट रेज हुआ, आपने कहा जी राइस को कि मैंने इतने पैसे नहीं देने, अब आप ये क्या डिसएग्रीमेंट है, राइस ने कहा ठीक है जी कि आपने पेमेंट की हुई थी, हमारे पास रिकॉर्डेड नहीं हुई थी, गलती होगी, रिकंसाइल होगी। अब जो डिसएग्रीमेंट था वो क्या है? रिकंसाइल्ड है। इसका मतलब क्या है? बैलेंस एग्रीड है। जब बैलेंस एग्रीड है तो क्या है? एक्सेप्शन रेट नहीं है। एक्सेप्शन क्या होता है? जो डिसएग्रीमेंट हो या जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ना करो। अब अगर बिलफरज आपने और आपने 3 बंदों ने कहा कि डिसएग्रीमेंट है, राइस के पास वो इंफॉर्मेशन आई, उन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन को एवेलुएट किया, उनको डिसएग्रीमेंट समझ नहीं आ रहा, उनको पता ही नहीं लग रहा कि ये हमारी गलती है, क्लाइंट की गलती है, किसी गलती है, वहां पे वो कहते हैं जी हमें नहीं पता कौन ठीक है कौन गलत है, ये रिकंसाइल्ड नहीं है। ये क्या हो गया? आपका एक्सेप्शन हो गई। आप देखें 12 में से 10 लोगों के बैलेंस कंफर्म नहीं हो रहे, तो 10/12 करो तो क्या बनता है? तकरीबन कोई 80%, 80-90% लोग कहते हैं कि हमारा बैलेंस ठीक नहीं है। जब 80-90% लोग कहते हैं बैलेंस ठीक नहीं है तो वहां नेगेटिव कंफर्मेशन भेज सकते हैं? नहीं। अगर ये 12 में से 10 लोग कह देते हैं कि ठीक है बैलेंस रिकंसाइल्ड है, यानी कि डिसएग्रीमेंट आया, हमने इसको रिकंसाइल कर लिया, फिर क्या होता? फिर ये होता कि ओनली 20% जो है वो कहते हैं हमारा बैलेंस डिसएग्रीड है। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे एक्सेप्शन कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब प्रॉब्लम नहीं है तो वहां पे क्या भेज सकते हैं? आप नेगेटिव कंफर्मेशन भेज सकते हैं। बात समझ आ गई आपको? देखें अगर क्लाइंट के पास उसकी रिकंसिलिएशन है और आप उस रिकंसिलिएशन के ऊपर एग्रीड हैं तो फिर एक्सेप्शन तो नहीं है। नहीं ऐसे नहीं है ना, कस्टमर को तो अभी चीज नहीं मिली ना, इसलिए उसने पर रिकॉर्ड नहीं किया। नहीं देखो बाहर नहीं समझ रहे, आपने कहा 80,000 देना है, मैंने कहा लाख रुपए लेना है, मैं 20,000 का प्रूफ दूंगा, मैं कंपनी हूं ना, ये ऑडिटर है, मैंने कहा जी ये देखिए ये डिस्पैच नोट है, ये डिलीवरी चलान है, ये डिलीवरी चलान पे मौलवी के साइन हुए हैं, ये देखिए ये एग्रीमेंट है जो इसकी तरफ से मुझे इस दिन को आया था, इस एग्रीमेंट के अगेंस्ट ये बिल्टी बनी है जिस दिन को मैंने इसको गुड डिस्पैच की है, तो ये मेरी बात मान लेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब आप झूठ बोलो या जो मर्जी करो, वो ऑडिटर किसका है? लेकिन अगर देखो ऑडिटर मेरा है ना, तो उसने मेरे से प्रोसीजर लगा लिए हैं, मेरे से इंफॉर्मेशन ले ली है, मैंने उसके सर्टिफिकेशन के मुताबिक चीजें उसको प्रोवाइड कर दी हैं, इसने कहा ठीक है। अब आपसे दोबारा तो नहीं पूछेगा ना, आज से ऑडिटर दोबारा तो नहीं पूछेगा ना, आपने जवाब दे दिया? नहीं, आपने जवाब दे दिया ना। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? मैनेजमेंट की। मैंने उनको उसकी रिकंसिलिएशन बना दी, इन्होंने रिकंसिलिएशन रिव्यू कर ली तो बात खत्म होगी, फिर आपका तो बीच में रोल ही खत्म हो गया ना। आपने तो कंफर्मेशन देनी थी, आपने दे दी है, आपने भंड मारना था भंड मार दिया। ठीक है जी, क्लियर होगी यहां तक बात? कोई इशू? सवाल समझ आया जी? अब आगे चलें जरा। असल में यहां पे जो क्वेश्चन है ना वो ज्यादा सैंपलिंग के साथ लिंक होके हैं,
यहाँ पे मैं इसलिए बेसिकली ना मेरा जो मैं सिर्फ आप लोगों की तसल्ली की खातिर ये क्वेश्चन करवा देता हूँ कि आप लोग कहते हैं कि जो है ना क्वेश्चन हमें करवाएं। अभी तक जितने क्वेश्चन आप देखें सारे सैम्पलिंग के साथ लिंक्ड हैं। अगर मैं डेटर का पोर्शन खत्म करके आगे चले जाता हूँ, आपने कहना था इतना बड़ा टॉपिक था सर ने और सर ने ऐसे आगे करा दिया। या सैम्पलिंग होता तो सैम्पलिंग बगैर डेटर्स के नहीं हो सकता, डेटर्स बगैर सैम्पलिंग के नहीं हो सकता। तो 2-3 टॉपिक्स इकट्ठे होकर एक टॉपिक बनता है। एनीवे मैं फिर भी इसलिए करवा रहा हूँ कि चलो बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को बिल्डअप हुए में। आ गया जी क्वेश्चन नंबर 82, इसमें पार्ट बी है जी। पार्ट बी की रिक्वायरमेंट है डिस्कस द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द ऑप्शन डिस्कस इन द मीटिंग एंड गिव योर सजेशन इन दिस रिगार्ड। अब कुछ मीटिंग में बातें हुई हैं और उसके ऊपर आप जो है ना अपने कमेंट्स करें। यू आर द ऑडिट इंचार्ज ऑन द ऑडिट ऑफ द अपॉर्चुनिटी लिमिटेड ओएल। ओएल डील इन फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ये जो आपकी होती नहीं है, ये बेकरीज हो गई हैं, साबुन सरफ, ये वाली कंपनी होती है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होती हैं। For sending confirmation, an audit team member has stratified the data as follows. Stratification क्या होती है कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस के ऊपर आप अपनी पॉपुलेशन को क्या कर लें, सब डिवाइड कर लें। उसने कहा जी कैटेगरी ए, बी, सी और डी, 4 कैटेगरीज बनाई हैं। कैटेगरी ए में बैलेंस एक्सीडिंग ₹50 मिलियन 12 कस्टमर। कैटेगरी ए में वो कस्टमर है जिनका 50 मिलियन का बैलेंस है और कस्टमर कितने हैं, 12 हैं। कैटेगरी बी में बैलेंस इज बिलो ₹50 मिलियन है और 100 मिलियन का आपका 100 कस्टमर्स हैं आपके। कैटेगरी सी के जो बैलेंस है वो बिलो 10 मिलियन है, उसमें कस्टमर कितने हैं, 280। कैटेगरी डी के जो बैलेंस है वो 1 मिलियन से कम है और उसके कस्टमर कितने हैं, 600। ड्यूरिंग अ मीटिंग सम ऑफ द टीम मेंबर हैव एक्सप्रेस डाइवर्जेंट व्यूज एज फॉलोज। अब टीम ने उसके ऊपर को मुख्तलिफ व्यूज दिए। वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंस ऑफ कैटेगरी ए एंड बी विल प्रोवाइड सफिशिएंट कवरेज एंड एविडेंस, देयरफॉर देयर इज नो नीड टू कवर द अदर कैटेगरीज। वो कहते हैं ए और बी के ऊपर काम कर लें, बाकी सी और डी पे काम करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, क्या चीज अनटेस्टेड रह जाएगा। देखें आप, ये सैंपलिंग का एरिया, लेकिन आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट इसका मौजूद है। तो जो सी और डी है ये अनटेस्टेड रह जाएंगे। अगर सी और डी का जो टोटल सम है वो मटेरियल है तो फिर ये हम काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर इमटेरियल बैलेंस है और क्लियरली ट्रेबल है, जिसकी वजह से हमारी कोई ऑडिट अप्रोच पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ये वाली कंफर्मेशन, ये वाला काम उनको छोड़ सकते हैं। ये तो पहला डिसीजन गलत है। ये पहला डिसीजन समझ आ गया आपको। दूसरा डिसीजन क्या है जी, सिलेक्शन शुड बी डन ऑन हैप्पैज़ार्ड बेसिस। किस बेसिस पे करनी चाहिए, हैप्पैज़ार्ड बेसिस पे। एज अंडर द मेथड ऑल आइटम ऑफ पॉपुलेशन हैव द इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। ये बात ही गलत है। हैप्पैज़ार्ड क्या है, आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ। अब यहां पे क्या है, यहां पे बाइसनेस है, इक्वल चांस नहीं है। इक्वल चांस किस में होता है, रैंडम सैंपलिंग के अंदर। इक्वल चांस किस में होता है, रैंडम सैंपलिंग के अंदर। तो यहां पे ये वाला एरिया आपका ठीक नहीं है, ये मैनेजमेंट की बात क्या है गलत। अब देखें, आपने सैंपलिंग अभी पढ़ी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको है। ये क्यों कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ है, क्योंकि हम साथ साथ मुख्तलिफ एरियाज को डिस्कस करते जाते हैं कि ये ऐसे काम होता है, ऐसे काम होता है, ऐसे काम होता है। क्योंकि ऑडिट में कोई चीज सिंगल स्टैंड लोन नहीं हो सकती। ऑडिट पूरे का पूरा को रिलेटेड है, को लिंक्ड है। इसमें एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से ज्यादा टॉपिक नहीं है, हर टॉपिक आपस में को रिलेटेड है। आगे कहते हैं सिलेक्शन ऑफ द सैंपल शुड बी डन सिस्टमैटिकली वेयर बाय the item outstanding 10%, the item constituting 10% of the amount in each category should be selected in descending orders। वैसे ये भी आपने ये सिलेक्शन का टूल ऐसे स्टैटिस्टिक्स में आपने शायद पढ़ा होगा। वो आप निकालते हैं 1, 5, 10, 15, 20 इस तरह करके ना आप एक सीक्वेंस बनाते हैं। तो उसमें फिर NCX P⁻X वो करके हम सिलेक्शन करते हैं कि कौन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो है, जो बेसिकली ये वाला एरिया है। लेकिन ये जब हम करेंगे ना अपना सैंपलिंग का एरिया पढ़ेंगे तो फिर ये चीज समझ आएगी। तो इसलिए अभी फॉर टाइमिंग इसको आप इग्नोर कर दें। एनीहो बेटा, क्योंकि सैंपलिंग के ऊपर मैं पढ़ा तो दूंगा आप लोगों को, लेकिन उसमें क्वेश्चन है ना वो डेटर्स के साथ मिक्स होकर ही आते हैं नॉर्मली, या सेल के ऊपर मिक्स होकर आते हैं। तो सैंपलिंग सेपरेट टेस्ट नहीं होता, बल्कि किसी और टॉपिक के साथ मिलकर ही टेस्ट होता है जी।
ले जी, आपके मेन क्वेश्चन जो है ना वो तकरीबन कंप्लीट हो गए। बाकी इसके ऊपर जो आपने अपनी खुद तैयारी करनी है फर्दर कि जो क्वेश्चन हैं आप इसको देखें, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरह के ही आते हैं। हो सकता है कि आगे जब हम जाएं तो क्वेश्चन में मैं कुछ ACCA के सवालात को पेपर में टेस्ट कर दूं या कोई ICW के क्वेश्चन आ जाएं, तो वो डिपेंडेंट है, मतलब जिस तरह से आगे आपकी लर्निंग है उस हिसाब से क्वेश्चन आगे मॉडिफाई हो जाएंगे। टॉपिक हमारा कंप्लीट है जी, डेटर्स वाला। इसमें किसी का कोई इतराज है, कोई चीज़ पूछनी है, कोई डिस्कस करना है तो आप वो कर सकते हैं जी। क्या चीज़? मिस आप जो है ना प्रैक्टिस माफ़ी दे दें, खुदा दी कसम माफ़ी दे दें। और कितनी प्रैक्टिस कराऊं अब इसमें? अच्छा मैं शायद मुझे क्या मैं बताऊं, मैं इतनी प्रैक्टिस के भी हक में नहीं होता। देखिए इसमें कौन सा ऐसा सवाल था जो आपको ना आता हो? कोई एक मुझे क्वेश्चन दिखा दे, कोई एक सवाल के अंदर कोई एक ऐसा सब टॉपिक दिखा दे जिसमें कोई चीज आपने कॉन्सेप्ट टेस्ट ना किया हो। लिख के करें। इनका सवाल है जी कि ये जितने क्वेश्चन हमने किए हैं ये लिख कर करने से समझ आएगी या पढ़ के भी हो जाएगा? बेटा जब आप पढ़ के करते हैं ना तो आपके दिमाग में तो बात होती है, पेपर पे नहीं आती। तो इफेक्टिवनेस वही होगी शुरू में आप लिख कर करें। एटलीस्ट आपको पता तो चले ना कि आप थॉट प्रोसेस को कन्वर्ट किस तरह से करते हैं जी। डेटर्स के एरिया में कोई क्वेश्चन? अगर उसने इन्हें पूछा जी, समटाइम सवाल जो होता है वो जनरल होता है, हम उसको स्पेसिफिक कर देते हैं, और समटाइम सवाल स्पेसिफिक होता है हम उसको जनरल कर देते हैं। अच्छा, जब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है ना वो बड़ी मैटर करती है। भाई सुन लो इधर, क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बड़ी मैटर करती है। अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में ये लिखा हो कि व्हाट फैक्टर यू विल कंसीडर, इसका मतलब क्या है? सब कुछ जो आपने पढ़ा हुआ है, जिस तरीके से आपको लगता है आप यहां पे उन चीजों फिट हो सकती है वो कर दें। एक होती है कि फॉर एग्जांपल वो ये कह दे कि पूरा सवाल दिया व्हाट सर्कमस्टांसेस यू विल यूज टू सेंड द नेगेटिव कंफर्मेशन, व्हाट सर्कमस्टांस यू विल यूज टू सेंड द पॉजिटिव कंफर्मेशन। अब उसने क्या किया? आपको स्पेसिफिक कर दिया। अब यहां पे उसने कहा कि आप इसी एरिया में फोकस करें, आप अपने आप को इधर उधर कन्वर्ट ना करें। अच्छा, जहां पे जनरल सवाल होता है ना कि व्हाट फैक्टर यू विल कंसीडर, ये एक रिस्क की अमल होता है। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में कुछ एडिशनल फैक्टर्स मौजूद हैं। अच्छा, फिर आपने पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ी, उसमें कहा कि व्हाट फैक्टर यू विल कंसीडर, आप बिंग अल्टर किन चीजों को कंसीडर करेंगे। अब आपका जो माइंड है ना उसको एक्टिव हो जाना चाहिए फौरी तौर पे। इसका मतलब क्या है कि यहां पे कोई एक बात नहीं है, एक से ज्यादा बातें हैं। अब दूसरा सवाल, दूसरा स्टेप ये आता है कि जो क्वेश्चन की बॉडी है, अब उसको फिर 2-3 दफा पढ़े फिर, क्योंकि जो अब फैक्टर्स हैं वो कहां मौजूद हैं? क्वेश्चन की बॉडी में मौजूद है, यानी क्वेश्चन के अंदर मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल कल जो टेस्ट हमारा हुआ था, तो टेस्ट में लिखा हुआ था कि व्हाट फैक्टर यू विल कंसीडर, उसमें 2 फैक्टर्स थे, एक था पेटेंट राइट्स का और दूसरा था आपका डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट का। अब 2 बातें उसमें मौजूद थी। अब कुछ बच्चों ने उसको सिर्फ पेटेंट के हिसाब से कर दिया, कुछ बच्चों ने सिर्फ उसको डेवलपमेंट के हिसाब से कर दिया, और कुछ बच्चों ने उसके अंदर जो वेरिएंस एनालिसिस थे सेल्स के वो भी डाल दिए, रिस्क बाकी थे वो भी डाल दिए। नहीं कैफ की है नहीं, वो तो बात अलग करते हैं ना। देखो वो ये था जो आपका बेसिकली केस था, डेप्रिसिएशन वाला सवाल था, वो इसमें नहीं था वो। अच्छा, अब उसमें क्या था? उसमें 2 फैक्टर थे, एक था आपका पेटेंट राइट का, दूसरा था डेवलपमेंट कॉस्ट का। अब इसके अलावा तीसरी बात नहीं थी, यानी इसका मतलब क्या था कि आप दोनों फैक्टर को कंसीडर करें। उसने बीच में आंसर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में यह नहीं लिखा कि आप यहां पेटेंट राइट को फॉलो करें, आप यहां पे जो है वो डेवलपमेंट कॉस्ट को फॉलो करें। उसने कहा दोनों को फॉलो करें, लेकिन उसने लिखा नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे यहां पे यही लिख देता कि सिर्फ डेवलपमेंट कॉस्ट के ऊपर क्या प्रोसीजर लगाएंगे, बातें तो ऊपर 2 हैं, लेकिन आपने सवाल का जवाब किस में देना है? सिर्फ डेवलपमेंट कॉस्ट का देना है। तो इसलिए बेटा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बड़ी मैटर करती है, और फिर रिक्वायरमेंट के बाद दूसरे नंबर क्वेश्चन की बॉडी बड़ी मैटर करती है। अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जनरल हो जाए तो फिर क्वेश्चन की बॉडी में उसकी रिक्वायरमेंट मौजूद है, और अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक हो तो फिर बॉडी में जो कुछ मर्जी लिखा है वो आपके लिए रेलिवेंट है। रेलिवेंट क्या है? उसकी रिक्वायरमेंट के साथ लिंक करके वो सिचुएशन। अच्छा, अब दूसरी बात उन्होंने की जी कि कई सवालात में मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है, जहां पे कोई स्टेटमेंट की फिगर्स हो। फॉर एग्जांपल दूसरा सवाल था, उसमें यह था कि आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की,
अब जब डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की आइडियल एसेट के ऊपर, तो नॉर्मली IAS 16 कहता है कि अगर कोई, अच्छा जो दूसरे क्वेश्चन की बात हो रही थी वो ये थी कि सम टाइम आपको कोई एरर बताया होता है क्वेश्चन के अंदर, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई, अनआइसेट आइडल पड़ा हो, आइडल एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन होती है। अब ये पॉइंट आता है कि वो मटेरियल है या नहीं है, तो 2 महीने की जो डेप्रिसिएशन है वो क्या है, मिस स्टेटमेंट है। अब वो 2 महीने की डेप्रिसिएशन को आप डिवाइड करें एसेट्स के ऊपर, उस 2 महीने की डेप्रिसिएशन को डिवाइड करें आप रेवेन्यू के ऊपर, उस 2 महीने की डेप्रिसिएशन को आप डिवाइड करें प्रॉफिट के ऊपर। अगर वो प्रॉफिट के 5% से इंक्रीज कर जाए या एसेट और रेवेन्यू के 1% से इंक्रीज कर जाए तो क्या होती है, मटेरियल होती है। अब अगर वो तीनों बेंचमार्क या किसी एक बेंचमार्क को भी कवर अप नहीं करती तो इमटेरियल आपकी ट्रांजैक्शन है। अगर इमटेरियल है तो उसके ऊपर हमें क्या फर्दर प्रोसीजर लगाने की जरूरत है, नहीं। आप उसको कहेंगे कि ये मटेरियल नहीं है तो इसलिए हमें इसको फर्दर फैक्टर को देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम फिर है, प्रॉब्लम क्या है, उसने कहा कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में व्हाट फैक्टर यू विल कंसीडर। अब 2 महीने की डेप्रिसिएशन तो इमटेरियल है, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एसेट आइडल होने की वजह से इंपेयरमेंट की इंडिकेशन है। जाहिर बात है, जब एसेट आइडल हो गया, एसेट इस्तेमाल नहीं हो रहा, जब एसेट इस्तेमाल नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है कि इंपेयरमेंट की इंडिकेशन है, तो इंपेयरमेंट तो एक्टिवेट हो गया, तो इंपेयरमेंट का प्रोसीजर लगाएं। फिर दूसरी बात, जब एसेट आइडल है तो एसेट आइडल क्यों है, क्योंकि प्रोडक्शन की डिमांड नहीं है। अब जो डिमांड नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी मार्केट में प्राइसेस भी कम है। जब मार्केट में प्राइसेस कम है तो कॉस्ट आपकी क्या है, ज्यादा है, तो जो इन्वेंट्री आपकी पड़ी है उसके ऊपर एनर्जी लॉस नहीं आएगा, वो लॉस भी आएगा। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी कि भाई व्हाट फैक्टर यू विल कंसीडर, तो यहां पे 3 फैक्टर्स थे, डेप्रिसिएशन, इंपेयरमेंट और एनर्जी लॉस। अब अगर क्वेश्चन पूरा ड्राफ्टेड होता और सिर्फ वो सवाल की रिक्वायरमेंट में ये कह देता कि आप व्हाट फैक्टर यू विल कंसीडर इन रिस्पेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ओनली, तो फिर आप डेप्रिसिएशन पे अपने आप क्या करते, रिस्ट्रिक्ट करते। अगर वो कहता कि आप इंपेयरमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करते तो आप डेप्रिसिएशन को भी इग्नोर करते, एनआरवी को भी इग्नोर करते, फिर आप किस पे फोकस करते, इंपेयरमेंट पे इग्नोर करते। अगर वो एनआरवी पे से फोकस होता तो फिर आप इंपेयरमेंट को भी इग्नोर करते और डेप्रिसिएशन को भी इग्नोर करते। आपने 2 बातें बोली थी कि जो एरर या फ्रॉड होता है वो बाय नेचर मटेरियल होता है, तो फ्रॉड बाय नेचर मटेरियल होता है, एरर नहीं। और दूसरी बात इमटेरियल ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कम्युलेट हो गई, बिल्कुल होती हैं, तो वो बातें भी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिखनी है आपने, बिल्कुल लिखनी है कि ये इंडिविजुअली तो इमटेरियल लग रहा है, लेकिन हमें ये कंसीडर करना चाहिए क्या ये बाकी स्टेटमेंट के साथ मिलकर मटेरियल होगा या नहीं होगा। जी आप लिख सकते हैं जी। तो ये टेस्ट भी आपका डिस्कस हो गया जी, जो रिसेंट था, 2 सवाल थे, दोनों मैंने आपको डिस्कस कर ली। हाँ भी समझ आ रहा है तुम्हें, कितने लेक्चर रह गए तुम्हारे अब? हाँ थोड़े से मुराद कोई 50%, 25%, 10%, ये अभी तुम्हारे 5 लेक्चर पेंडिंग है। हाँ भाई तुम्हारे कितने लेक्चर रह गए? 2 रह गए, 2 लिए हैं, अच्छा 2 रह गए यहाँ पे। हाँ भाई अभी कितने दिनों में लेक्चर कंप्लीट करोगे बेटा? ये आगे कुछ समझ नहीं आना तुम्हें, ये मैं तुम्हें बता दूं जनरल पहले से भी बात, जब तक तुम्हारी बेस नहीं होगी आगे से समझ चीजें नहीं आएंगी तो फायदा नहीं है फिर क्लास में आके बैठने का। क्या चीज? अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी चैप्टर 9 पे हम ब्रेक लगी हुई है, जहां से मर्जी कर दोनों यूज कर सकते हो। नोट्स में सीक्वेंस में चीजें हुई हैं और स्पेसिफिक है, रेलिवेंट है, जो जरूरी है। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन जी। अच्छा आप कल की इंशाल्लाह क्लास में हम ट्रेड पेबल के प्रोसीजर करेंगे, कंटीजेंसीज और बाकी चीजों के प्रोसीजर करेंगे। क्या हुआ? इक्विटी के प्रोसीजर, लायबिलिटी एंड इक्विटी का जो चैप्टर है, चैप्टर 10, चैप्टर 9 तो कंप्लीट हो गया मेरा ख्याल है। चैप्टर 9 में कुछ चीज है तो नहीं गई? इसमें बल्कि सॉरी एक पॉइंट जो रह गया वो क्या है कि ड्राफ्टिंग ऑफ द कंफर्मेशन के पेपर में जो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आती है उसका फॉर्मेट एक दफा देख लीजिएगा। तो फॉर्मेट में आपको दिखा देता हूं, उसको आपने रीड आउट करके याद करने की कोशिश कर लेनी है कि कहां पे गलतियां हो सकती हैं। मैं आपको हाईलाइट करा देता हूं, ठीक है जी, अभी हाईलाइट करा देता हूं। पहले दफा कंप्लीटनेस को चेक कर लें चैप्टर 9 की। इन्वेंट्री के प्रोसीजर हमारे हो गए हैं, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के प्रोसीजर हो गए हैं,
फिजिकल इन्वेंट्री काउंट भी हमारा हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया हमारा। प्रीपेमेंट जो है ये कुछ भी नहीं है, प्रीपेमेंट्स का सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो आपका एक प्रीपेमेंट का स्केड्यूल बनता है, आपने ऑलरेडी बनाया भी होगा, इंश्योरेंस का स्केड्यूल बनाया होगा आपने, या कोई सब्सक्रिप्शन का स्केड्यूल बनाया होगा, नहीं बनाया? चलो इसके बारे में कहेंगे तो कल डिस्कशन कर लेंगे इसके ऊपर। फिर आगे ट्रेड रिसीवेबल एंड हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, प्रीपेमेंट के ऊपर हम डिस्कशन कर लेंगे, छोटा सा टॉपिक है, एक दो तीन लाइनों में कवर हो जाएगा। बैंक एंड कैश बैलेंस के प्रोसीजर हमारे कंप्लीट हो गए। अब जो ट्रेड रिसीवेबल है इसमें जो प्रॉब्लम है वो है कंफर्मेशन रिक्वेस्ट की, कि कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में एरर्स वाली जगह कहां पे आ सकती हैं, कहां एरर्स आ सकते हैं पेपर में बैठे हुए। तो मैं आपको ना वो एरियाज यहां पे मार्क करा देता हूं कंफर्मेशन रिक्वेस्ट के ऊपर। आपने पास ओपन कर लें जी। डेट के ऊपर इशू आ सकता है जी, यानी कि ये कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है जी आपके सामने, जब कंफर्मेशन रिक्वेस्ट पेपर में आएगी तो उसमें एरर्स होंगे, उस एरर्स को आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। अब एरर्स में क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पे कस्टमर का नाम और एड्रेस आ रहा हो और जो नीचे कस्टमर का नाम और एड्रेस आ रहा हो उन दोनों में डिफरेंस हो सकता है। ऊपर कस्टमर ABC आ रहा है, नीचे XYZ आ रहा है, तो ऊपर जो कंफर्मेशन के रिस्पॉन्स है वो और नीचे वाले रिस्पॉन्स में डिफरेंस हो सकता है जी। डेट पे इशू आ सकता है, डेट पे इशू क्या आ सकता है, डेट ईयर एंड से पहले की हो सकती है, तो फिर आपने उसको अकॉर्डिंगली देखना है कि रोल और प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे। तो आपको वो ज़हन में होना चाहिए कि ईयर एंड क्या है, ईयर एंड के साथ लिंक होनी चाहिए चीजें। लेटर हेड के ऊपर ठीक है, लेटर हेड पे क्वेश्चन नहीं है। हाँ सॉरी, लेटर हेड के ऊपर ये हो सकता है ऑडिटर का लेटर हेड दिखा दे, तो आपने कहा ऑडिटर के लेटर हेड पे नहीं होती बल्कि किसका लेटर हेड होता है, कंपनी का लेटर हेड होता है। क्या चीज, बैंक की कंफर्मेशन से ऑडिटर की लेटर हेड होती है। आगे इन अकॉर्डेंस विद रिक्वेस्ट ऑफ आवर ऑडिटर, तो यहां पे इन रिक्वेस्ट ऑफ आवर मैनेजमेंट हो सकता है, ऑडिटर की जगह पे वर्ड क्या यूज हो जाएगा, मैनेजमेंट का वर्ड यूज हो जाएगा। आगे ऑडिटर का नाम है, वी आस्क दैट यू काइंडली कंफर्म देम डायरेक्टली, यहां पे देम डायरेक्टली की जगह पे होगा कंफर्म टू अस। देखें, कंपनी क्लाइंट को कह रही है, कंपनी कस्टमर को कह रही है कि ये ऑडिटर है, आप इनको डायरेक्टली कंफर्म करें। पेपर में जब कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिजाइन होगी तो यहां पे टू देम डायरेक्टली की जगह पे ये लिखा होगा कि आप ये कंफर्मेशन का रिस्पॉन्स हमें दें, तो आप कहेंगे ये हमें रिसीव नहीं होता बल्कि किसको रिसीव होता है, क्लाइंट को रिसीव होता है, ऑडिटर को डायरेक्टली रिसीव होता है, इसमें हमारा कोई लिंक नहीं है। यहां पे डेट जो होगी वो मैटर करेगी, यहां पे डेट कौन सी होगी, क्लोजिंग डेट। अच्छा, अब वो क्लोजिंग डेट से मुराद क्या है, अगर ईयर एंड पे कंफर्मेशन भेज रहे हैं तो ईयर एंड की डेट, और अगर ईयर एंड से पहले भेज रहे हैं तो ईयर एंड से पहले की डेट। अब ये क्या होगा, आप यहां पे लिखेंगे कि ये ईयर एंड है या क्लोजिंग डेट है, तो डेट पे प्रॉब्लम आ सकती है। अकॉर्डिंग टू आवर रिकॉर्ड अमाउंटेड ₹2 इतना एज शोन बाय द इनक्लोज स्टेटमेंट, कहते हैं हमारे मुताबिक ये इतनी अमाउंट है, ये आप इसको कंफर्म करें जी। अब होगा कि ये यहां पे एक बैलेंस होगा और एक यहां पे बैलेंस होगा, दोनों में डिफरेंस हो सकता है। अगर दोनों में डिफरेंस होगा तो क्या करना पड़ेगा, रिकंसिलिएशन वाले पॉइंट देखने पड़ेंगे आपको। If the above amount is in agreement with your record, please sign in the space provided below and return this letter direct to our auditors। अब यहां पे देखें, यहां पे दो इश्यूज आ सकते हैं। ये क्योंकि कौन सी कंफर्मेशन है, पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंफर्मेशन है, यहां पे इसकी स्टेटमेंट को ड्राफ्ट करते वक्त वो नेगेटिव फॉर्म ऑफ कंफर्मेशन की रिक्वेस्ट ड्राफ्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल क्या लिखा गया, इफ द अबव अमाउंट इज इन डिसएग्रीमेंट विद योर रिकॉर्ड प्लीज साइन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो एंड रिटर्न दिस लेटर टू अस। तो दो एरर्स आ सकते हैं, यानी कि पहली स्टेटमेंट के अंदर देखें, जब पॉजिटिव कंफर्मेशन होती है तो आप एग्री करते हैं फिर भी रिस्पॉन्स करना है, आप डिसएग्री करते हैं फिर भी आपने रिस्पॉन्स करना है। यहां पे दोनों में से एक बात इग्नोर कर देगा, या वो कहेगा कि अगर आप डिसएग्री करते हैं तो फिर रिस्पॉन्स दे दें, या सिर्फ ये लिख देगा कि अगर आप एग्री करते हैं तो फिर रिस्पॉन्स दे दें। तो आपने ये फिर कहना है कि यहां दोनों सिचुएशंस होनी चाहिए, यहां पे एक सिचुएशन है और दूसरी सिचुएशन नहीं है। दूसरी बात क्या है, डायरेक्ट टू आवर ऑडिटर की जगह पे क्या हो सकता है, डायरेक्ट टू अस, यानी आप हमें भेजें, ये प्रॉब्लम आ सकती है।
अच्छा, इन द एनक्लोज स्टैम्प्ड एड्रेस एनवेलप इफ द अमाउंट इज नॉट इन एग्रीमेंट। अब ये देखें, यहां पे पहले एग्रीमेंट की बात थी, फिर नॉट एग्रीमेंट की बात है। अब और से एक लाइन पूरी मिस हो जाए, तो जो पूरी लाइन मिस होगी तो आपने उसको कार्डिली वहां पे आइडेंटिफाई कर लेना है। इफ द अमाउंट इज नॉट इन एग्रीमेंट विद योर रिकॉर्ड्स प्लीज नोटिफाई आवर ऑडिटर डायरेक्टली। यहां पे भी क्या होगा, अस, यानी कि मैनेजमेंट को भी आप रिस्पॉन्स कर दें, ऑफ द अमाउंट शोन बाय योर रिकॉर्ड्स एंड इफ पॉसिबल डिटेल ऑन द रिवर्स ऑफ द लेटर, फुल पर्टिकुलर ऑफ द डिफरेंस, योर्स फेथफुली ए कंपनी कंफर्मेशन नंबर। अब यहां पे देखें, लेटर एड किसका है, ए कंपनी का। अब यहां ए कंपनी हो, यहां पे बी कंपनी हो, फिर प्रॉब्लम है। जाहिर बात है, जो जिसने सेंड किया कंफर्मेशन वो ऑथराइज है या नहीं है। अच्छा, फिर प्रॉब्लम दूसरी क्या आ सकती है, यहां पे नीचे लिखा हो कि मार्केटिंग जूनियर, यहां पे लिखा हो जूनियर ऑफिसर, यहां पे लिखा हो पीएन, तो क्या ये ऑथराइज है, नहीं। तो ऑथराइजेशन के ऊपर भी प्रॉब्लम आती है कि जो क्लाइंट, जे साइन किसके हैं, क्लाइंट के हैं। तो क्लाइंट में जिस बंदे की कंफर्मेशन भेजी है वो क्या होना चाहिए, फुल्ली ऑथराइज्ड होना चाहिए। तो यहां पे भी इशू आ सकता है। फिर कंफर्मेशन का नंबर है जो आप रेफरेंस नंबर देते हैं। अक्सर आपने कोरस्पॉन्डेंस देखी होगी तो उस पर एक साइड पे रेफरेंस नंबर आ रहा होता है। वो रेफरेंस नंबर एक यूनिक नंबर होता है हर कंफर्मेशन के लिए, तो आप उसके ऊपर नंबर दें। फिर आगे ये नीचे है उसका एरिया जो उसने फिल करके भेजना है। ये किसने फिल करके भेजना है, कस्टमर ने फिल करके भेजना है। द अमाउंट शोन अबव इज और इज नॉट इन एग्रीमेंट विद आवर रिकॉर्ड एज एट दिस डेट। अब वो यहां पे डेट कुछ और होगी और यहां पे कुछ डेट और होगी, तो अब यहां पे लिखेंगे कि दोनों, ये किसी और डेट की कंफर्मेशन है और ये कंफर्मेशन की जो डेट हमने मांगी ये किसी और डेट की कंफर्मेशन है, तो यहां पे रिकंसिलिएशन ऑब्टेन करने की जरूरत है। आगे अकाउंट नंबर आएगा, डेट आएगी। अब ये डेट होगी जिस दिन को उसने कंफर्मेशन भेजी है। अब होगा क्या कि मैनेजमेंट क्या करेगी, जहां पे जो डेट डाली है ना, ये डेट कौन सी है, सेंडिंग ऑफ कंफर्मेशन की। यहां पे अगर सेम वही डेट आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि आपने कंफर्मेशन सेम डे पे भेजी और सेम डे पे रिटर्न होगी, ये समझ नहीं आती। तो ये सेंडिंग कंफर्मेशन है और ये रिसीविंग कंफर्मेशन की डेट है। अब जो रिसीविंग कंफर्मेशन की डेट है ये बड़ी मैटर करती है। अब जो ऑडिट एविडेंस होता है वो कब तक ले सकते हैं, ऑडिट रिपोर्ट को साइन करने से पहले। यहां पेपर में एक जो अनहोनी हो सकती है, जो प्रैक्टिकली बहुत बड़ा चैलेंज होता है, वो क्या होता है, ये जो रिसीविंग डेट होती है ना, ये ऑडिट रिपोर्ट की डेट की बाद की डेट होगी। तो अगर ये डेट रिसीविंग डेट ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले की है तो फिर वैलिड है। अगर ये रिसीविंग डेट ऑडिट रिपोर्ट के बाद की है तो फिर ये कंफर्मेशन इनवैलिड है, इसको हम यूज नहीं कर सकते। ये बात समझ आई आपको। फिर टाइटल और पोजीशन है, यानी कि जिसने कंफर्मेशन भेजी है वो कौन है, सीएफओ है, सीईओ है, किस तरीके से। इसका मतलब क्या है कि उससे रिकंसिलिएशन मांग रहे हैं। आप बताएं कि आप क्या समझते हैं कि आप तभी जो बैलेंस है वो किस तरह से बना। अब यहां पे दो तीन तरह से क्वेश्चन ड्राफ्ट हो सकता है। क्वेश्चन आपको पूरी कंफर्मेशन दे दी जाए और कहा जाए उसमें शॉर्ट कमिंग्स आइडेंटिफाई करें। शॉर्ट कमिंग्स आप आइडेंटिफाई करनी पड़ सकती हैं। हो सकता है कि आप कंफर्मेशन दे दी जाए और कहा जाए कि आप रीड्राफ्ट कर दें कंफर्मेशन को, या स्पेसिफिक एरिया रीड्राफ्ट कर दें। वैसे उसकी रीड्राफ्टिंग के जो चांसेस वो कम होते हैं। तो यहां पर जो प्रॉब्लम आ सकती है वो आपकी शॉर्ट कमिंग्स की आ सकती है। तो इसके ऊपर पास पेपर में एक दो सवाल टेस्ट हुए हैं, तो वो आपने कर लेने अटेम्प्ट। ठीक है जी, क्या जी होगा नीचे। कोई नहीं, वैसे उसमें कुछ भी नहीं होना, वो सिंपल ही होनी है, उतनी इशू नहीं होनी। ले जी, एनी क्वेश्चन जी, नो क्वेश्चन। ले जी, आज की डिस्कशन यही पे करते हैं, कल क्लोज। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।